हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिसाइटिक यूट्यूब चैनल। ये 11th क्लास का लेक्चर नंबर 8 होने वाला है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का, जो कि फर्स्ट नंबर चैप्टर है हमारा। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है और उसके कितने लॉज होते हैं उसके बारे में पढ़ा था, और साथ में हम लोगों ने उसके फर्स्ट लॉ यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पूरी तरह से अच्छे से डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं, लिंक मैं कार्ड सेक्शन में दे दूंगा और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। हर वीडियो लेक्चर के जैसा कि मैंने बताया था, एंड में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा नोट्स का उस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड। तो उन सभी लिंक को आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आप उसका नोट्स बना सकते हो। ठीक है। काफी मेहनत लगती है मुझे भी नोट्स बना करके और साथ में वीडियोस को बनाने का। जैसा कि आप देखते होंगे हैंड रिटेन नोट्स होता है, काफी ज्यादा मेहनत लगती है। खैर, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या बात करेंगे? सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन। तीनों एक ही लॉ के नाम है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं इस लॉ को। तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन जो है, ये सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कौन सा साइंटिस्ट दिए थे। तो ये जो साइंटिस्ट दिए थे इस लॉ को, उनका नाम था जोसेफ प्रॉस्ट। जोसेफ प्रॉस्ट जो थे वो दिए थे इस लॉ को, और इस लॉ को जो है रिटेन किया गया था बर्जीलियस के द्वारा। मतलब जो होता है ना, इम्प्रोवाइज किया गया था बर्जीलियस के द्वारा। ठीक है। अब ये लॉ क्या कहता है उसको मैं बता देता हूं फटाफट से अपने लैंग्वेज में, है ना। ये लॉ कहता है कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड में, ध्यान से सुनना, मैंने कहा एक पर्टिकुलर कंपाउंड में, यानी कि एक फिक्स कंपाउंड है, लाइक वाटर ले लो या कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, है ना। कोई एक कंपाउंड ले लो, आप मान लो कि पानी ले लो। तो ये लॉ कहता है कि अगर उस कंपाउंड का सोर्स, ठीक है, कुछ भी हो, या उस कंपाउंड को बनाने का मेथड कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस कंपाउंड में मौजूद जितने भी डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होंगे उन सभी का रेशियो जो होगा, उन सभी का कंपोजिशन जो होगा वो फिक्स होगा, चाहे उसके सोर्स कुछ भी हो। ठीक है। So this law can be stated as when two or more than two different elements are combined to form a particular molecule, then their ratio या their composition is fixed by mass। ठीक है ना, मास के अकॉर्डिंग फिक्स होगा। वेदर इट कैन बी ऑब्टेन्ड और प्रिपेयर्ड बाय एनी सोर्स और एनी मेथड। ठीक है, चाहे ये किसी भी सोर्स से आए या किसी भी मेथड से आप उसको प्रिपेयर करो, अगर वो कंपाउंड फिक्स है तो उसमें मौजूद एलिमेंट का जो रेशियो होगा, कंपोजिशन होगा, वो फिक्स होगा। अब कैसे होगा, चलो इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल देख करके तब समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल क्या है यार, पे देखो, जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं एक कंपाउंड जिसका नाम है वाटर, जिसका फॉर्मूला होता है H2O। चलो इसी कंपाउंड पे अच्छे से डिटेलिंग में हम लोग पढ़ते हैं। तो वाटर जो है उसके प्रिपरेशन का मेथड क्या है, पढ़े होगे, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है तो क्या बनता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है ना। और भी बहुत सारे मेथड है जिसमें वाटर का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जब हमारा कोई मेटल का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है ना। तो हमने यहां पे क्या देखा कि जो वाटर के प्रिपरेशन का मेथड है वो अलग अलग है। वाटर के प्रिपरेशन का मेथड क्या है, अलग अलग है। और वाटर आता कहां से है, तो वाटर आपको बारिश की पानी से आ जाएगा, वाटर डिस्टिल्ड वाटर में के फॉर्म में भी रहता है, रेन वाटर, ओशियन वाटर, सीवेज वाटर, नाली के पानी, है ना। नाली के पानी में जो इंप्यूरिटी है उसकी बात मैं नहीं कर रहा, वो तो मिक्सचर है ना, मैं उस पानी की बात कर रहा हूं जो नाली में है, मतलब कंपाउंड की मैं बात कर रहा हूं, मिक्सचर की नहीं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कंपाउंड जो है उसमें जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं उन सभी का जो रेशियो होता है, जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स होता है। देख लो आप खुद ना, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है। तो वाटर के बनाने के कई मेथड हो सकते हैं, वाटर के सोर्स कई हो सकते हैं, लेकिन वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा, द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर इज ऑलवेज फिक्स्ड एंड दैट इज, हाइड्रोजन कितना है देख लो, 1 मोल वाटर में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 मोल है, यानी कि 2 ग्राम है।
और 1 मोल जो है वो 16 ग्राम है ऑक्सीजन का। दैट मीन्स कि जब इनका रेशियो आएगा तो कितना आएगा 1:8। यानी कि अगर कोई बोले आपसे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, तो आप बोलना 1:8। नो मैटर वेदर इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्स और इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनी मेथड। चाहे वो किसी भी सोर्स से आए, किसी भी मेथड से आप उसको प्रिपेयर करो, लेकिन इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो रेशियो होंगे वो फिक्स होंगे। यही ये लॉ कहता है। ठीक है, अच्छा रेशियो ये क्या है, बाई मास है। ये जो रेशियो है ये बाई मास कहो या बाई वेट कहो, एक ही बात है। ठीक है ना, तो ये बाई मास है। अब मैं इसके परसेंटेज कंपोजिशन की बात करता हूं। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। अगर मैं बोलूं कि वाटर में हाइड्रोजन जो है अपना कितना परसेंट योगदान देता है, तो जरा देखो, एक मॉलिक्यूल वाटर का मास जो होता है वो 18 ग्राम होता है। 2 ग्राम हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन, 18 ग्राम होता है। तो इस 18 ग्राम पानी में हाइड्रोजन कितना ग्राम पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 ग्राम, और परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11.11% हाइड्रोजन। यानी कि एक 18 ग्राम पानी के अंदर हाइड्रोजन जो है अपना 11.11% ही कंट्रीब्यूशन दे पाता है। अब मैं बात करूंगा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन की इन किसमें, वाटर में। तो वाटर का टोटल मास कितना है 18 ग्राम और ऑक्सीजन ने इसमें अपना कितना योगदान दिया है 16 ग्राम, इंटू 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 88.89%। तो ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन कहता है कि रेशियो बाय मास तो फिक्स होगा ही और वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, लेकिन वो ये भी बताता है कि अगर कोई कंपाउंड सर्टेन है, उसका फॉर्मूला सर्टेन है, तो उसमें मौजूद जितने भी कंपोनेंट होंगे उन सभी के जो परसेंटेज होते हैं, जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स होता है। जैसे कि आप पानी जो है कहीं से भी ले आओ, रेन वाटर, ओशियन वाटर या कहीं का भी पानी ले आओ, उसमें हाइड्रोजन इतना ही रहेगा और ऑक्सीजन जो है वो इतना ही रहेगा। समझ में आ रही बातें, क्लियर हो रही बातें? अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। ये तो था वाटर के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड एग्जांपल के बारे में कि क्या ये लॉ जो है उस पे भी वैलिड है। बिल्कुल वैलिड होगा। ठीक है, तो अब जो है हमारा सेकेंड एग्जांपल है कार्बन और ऑक्सीजन के। अब उसको जरा ध्यान से आप समझना। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है वो है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बात। जैसे आप देखते होंगे, मान लो कि ये तो कंपाउंड हमारा वाटर था, अब है कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारा जो सेकेंड एग्जांपल है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो सोचो, कार्बन डाइऑक्साइड तो कई सारे मेथड से आता है। जैसे इस वाले मेथड में भी कार्बन डाइऑक्साइड बना था। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो ये थर्मली डिकम्पोज हो जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोसेस। क्यों? क्योंकि यहां पे कंपाउंड ब्रेक डाउन हुआ है ऑन अप्लाइंग हीट एनर्जी। ठीक है, तो यहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड बना। कार्बन को जब डायरेक्ट जलाते हो आप ऑक्सीजन के साथ तो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बनाने के कई सारे मेथड्स आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे, लेकिन हर हाल में जो प्रोड्यूस हुआ है वो CO2 ही प्रोड्यूस हुआ है। मतलब ये कि इस कंपाउंड का, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड को बनाने का या उसको पाने का सोर्स कई सारे हो सकते हैं, लेकिन इसमें मौजूद जो डिफरेंट एलिमेंट है वो कौन कौन है, सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन है। तो इनके जो रेशियो होंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के जो रेशियो होंगे किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, वो कितना होगा। तो वो देख लो, एक कार्बन है मतलब 12 ग्राम और 2 ऑक्सीजन के एटम्स है मतलब 32 ग्राम। ठीक है ना, तो कितने हो जाएंगे 12 ग्राम बाई 32, यानी कि कितने आ जाएंगे 3:8। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। कार्बन डाइऑक्साइड चाहे कहीं से भी आए या किसी भी मेथड से बनाया जाए, उसमें मौजूद कार्बन और ऑक्सीजन का जो कंपोजिशन होगा, जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा, ऑलवेज 3:8 बाई मास। ये जो रेशियो क्या है, बाई मास है, परसेंटेज नहीं है, बाई मास है। अब चलो इसके परसेंटेज को निकाला जाए। अगर मैं बात करूं परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो गया 44 ग्राम। अच्छा, इसमें कार्बन ने कितना ग्राम कंट्रीब्यूशन किया 12 ग्राम इंटू 100 हो जाएगा। अब जो भी आएगा उतना परसेंट आप लोग लिख सकते हो इसको। ठीक है ना,
अच्छा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन इसमें है 32 ग्राम है, 32 ग्राम है, डिवाइडेड बाय 44 ग्राम इंटू 100 हो जाएगा। सो बेसिकली आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, तो इसका भी कुछ सर्टेन परसेंटेज आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड में, ध्यान से सुनना, कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन होता है ना, उसका कंपोजिशन इतना फिक्स होता है, उसमें जो ऑक्सीजन होता है ना, उसका इतना कंपोजिशन फिक्स होता है। सो बेसिकली हम लोगों ने लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन से क्या सीखा? यही कि इसमें अगर एक पर्टिकुलर कंपाउंड की बात होगी तो उस कंपाउंड में मौजूद जितने भी डिफरेंट सब्सटेंस होंगे, जितने भी डिफरेंट एलिमेंट होंगे, उन सभी का जो कंबाइन होने का जो प्रोपोर्शन होगा वो फिक्स होगा, रेशियो में भी और साथ में परसेंटेज में भी। इज दैट क्लियर? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लॉ के बारे में भी, ठीक है? तो बोर्ड को मैं पहले साफ कर दे रहा हूं। सो अब हमारे जो स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन स्लाइड हो रहे हैं, आप लोग उसको पढ़ना और मैं यहां पे क्वेश्चन पढ़ता हूं। In an experiment, 1.288 gram of copper oxide was obtained from 1.03 gram of copper। कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट के दौरान 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड का ऑब्टेन मतलब फॉर्मेशन हुआ है, किससे? 1.03 ग्राम ऑफ कॉपर से। तो चलो, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड दे दिया है, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड दे दिया है। कितना दिया है? 1.288 ग्राम, जिसमें कॉपर का मास दिए हुआ है, मास ऑफ कॉपर इन दिस ऑक्साइड इज 1.03 ग्राम है, ठीक है? अब तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। जाहिर सी बात है, कॉपर ऑक्साइड बिना ऑक्सीजन के तो बनेगा नहीं ना। तो मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, हम लोग तो लिख सकते हैं ना, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड माइनस मास ऑफ कॉपर, है ना? मास ऑफ कॉपर, कॉपर ऑक्साइड एक कंपाउंड है जो दो चीज से मिलकर बना हुआ है, कॉपर और ऑक्सीजन से। तो उसका टोटल मास दिया हुआ है 1.288 ग्राम है, जिसमें कॉपर है इतना। तो ऑक्सीजन का मास कैसे निकालोगे? जाहिर सी बात है, टोटल मास में से कॉपर के मास को घटा दोगे, निकल जाएगा ऑक्सीजन का मास। तो कितना निकलेगा? 1.288 ग्राम माइनस कॉपर का मास था 1.03 ग्राम। इससे जो हमारा मास आएगा वो कितना आएगा? ऑक्सीजन का 1.288 माइनस 1.03, तो कितना आ जाएगा? 0.258 ग्राम आ जाएगा ऑक्सीजन का मास। ध्यान से सुनना, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि कॉपर ऑक्साइड का मास था 1.288 ग्राम और कॉपर का मास था 1.03 ग्राम। उसमें ऑक्सीजन का मास हमने निकाल लिया कि भाई 0.258 ग्राम है। अब कह रहा है इन अनदर एक्सपेरिमेंट 3.672 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, यानी कि सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो है, ध्यान से सुनना, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में जो है मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड दिए हुआ है, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड दे दिए हुआ है, कितना है? अब चलो उसके बारे में देखते हैं। तो मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड जो है वो है 3.672 ग्राम, ठीक है? अच्छा, इसमें कॉपर का मास दिए हुआ है, मास ऑफ कॉपर बोला है कि ये जो 3.672 ग्राम जो कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है ना, उसको जब हम डिकम्पोज करते हैं, अब यहां पे उल्टा केस दे दिया है, डिकम्पोज करते हैं तो इतना ग्राम जो अभी दिए हुए हैं, कितना है? 2.938 ग्राम जो है कॉपर हमको मिल जाता है ऑन रिडक्शन। ध्यान से सुनना, जब इस कॉपर ऑक्साइड का, इतने ग्राम कॉपर ऑक्साइड का जब रिडक्शन किया गया तो ये इतना ग्राम कॉपर मिला। इसका मतलब क्या हुआ? जो बचा हुआ हिस्सा है वो ऑक्सीजन है। तो अब हमको मास ऑफ ऑक्सीजन इसमें भी निकालना पड़ेगा, सेकेंड वाले में भी। तो मास ऑफ ऑक्सीजन को जरा देख लेते हैं कितना है। तो क्या होगा? 3.672 ग्राम, ये हो गया मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, माइनस मास ऑफ कॉपर 2.938 ग्राम हो जाएगा। तो अब जो भी आएगा मास वो हो जाएगा ऑक्सीजन का मास। 12 में से 8 जाएगा तो 4, 6 में से 3 जाएगा तो 3, 16 में से 9 जाएगा तो 7, और यहां पे हो जाएगा 0.734 ग्राम हो जाएगा। 0.734 ग्राम इज द मास ऑफ ऑक्सीजन इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट। अब ध्यान से सुनना, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में अगर मैं बात करूं, द रेशियो ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन इन कॉपर ऑक्साइड, ध्यान से सुनना, फर्स्ट में भी कॉपर ऑक्साइड बना, सेकेंड में भी कॉपर ऑक्साइड बना। तो फर्स्ट केस में जो है कॉपर और ऑक्सीजन के बीच का रेशियो कितना होगा? तो Cu
रेशियो O इज इक्वल टू कितना निकलेगा, Cu का मास देख लो कितना है 1.03 ग्राम है ना, और ऑक्सीजन का कितना है 0.258 ग्राम है। तो जब आप इसको कट करोगे ना तो ऑलमोस्ट 3.98 समथिंग आता है। तो 3.98 को हम क्या ले सकते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल टू 4:1 ले सकते हैं, ऑलमोस्ट 4:1 ले सकते हैं ना। तो हमने देखा कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कॉपर ऑक्साइड का जब फॉर्मेशन हुआ तो उसमें कॉपर और ऑक्सीजन के बीच का जो रेशियो था वो 4:1 था। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं, तो यहां पे क्या होगा, द रेशियो ऑफ Cu एंड O इन कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड में कॉपर और ऑक्सीजन के बीच का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, तो जाहिर है कॉपर यहां पे कितना है 2.938 ग्राम है, कितना है 2.938 ग्राम, और ऑक्सीजन जो है वो 0.734 ग्राम है। जब आप इसको कट करोगे तो इसका भी ऑलमोस्ट आंसर 4:1 ही आएगा। कैलकुलेट करके आप देख लेना, ऑलमोस्ट, एग्जैक्टली नहीं। तो हमने देखा यहां पे कि सेकेंड एक्सपेरिमेंट में भी कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो 4:1 आया और फर्स्ट में भी उतना ही आया। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था, सो दैट दीज फिगर्स वेरीफाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देख लो, प्रूव हो गया ना, इस दोनों कंपाउंड में, दोनों ही एक्सपेरिमेंट में कॉपर ऑक्साइड बना और दोनों का देखो तो रेशियो फिक्स है कि नहीं। इससे यही तो पता चलता है ना कि अगर कंपाउंड सेम हो तो आप किसी भी तरह से आप उसके अमाउंट को, दोनों के अमाउंट को यहां पे चेंज किया गया, किसी एक के अमाउंट को नहीं। तो जब आप दोनों के अमाउंट को चेंज भी करोगे तो उस ऑक्साइड में मौजूद या जो भी कंपाउंड है उसमें मौजूद जितने भी सब्सटेंस है उसके कंपोजिशन फिक्स रहने वाले हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे रेशियो जो है वो फिक्स है। तो इससे पता चलता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को वेरीफाई कर रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे स्लाइड हो रहा है, देखना। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। मतलब ये कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होता है आपस में और वो भी 1:8 रेशियो में, क्या बनाने के लिए, वाटर का फॉर्मेशन करने के लिए। ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसका मतलब ये हुआ, और वो भी बोला है बाई मास कंबाइन होते हैं। क्या होते हैं, बाई मास। इसका मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम हाइड्रोजन, ध्यान से सुनना, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन करता है कितने ग्राम के साथ, कंबाइन विद 8 ग्राम। देख लो यहां पे ध्यान से, 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। यहां तक तो क्लियर हो गया, टू फॉर्म H2O, यहां तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ कि कितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी पानी बनाने के लिए जब हमारे पास हाइड्रोजन 3 ग्राम हो। तो सोचो ना, 1 ग्राम हाइड्रोजन को 8 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है पानी बनाने के लिए। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन को कितना चाहिए होगा, ऑक्सीजन। जाहिर सी बात है 8 into 3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। समझ में आ रही बात है, 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू कंबाइन विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही आंसर होगा। ठीक है, देख लो ना आप क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है 1:8 रेशियो में बाई मास वाटर बनाने के लिए, तो बताओ कि कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके पानी बनाने में। तो सिंपल है, पानी बनाने के लिए 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसी तरह से 3 ग्राम हाइड्रोजन को कितने ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, 24 ग्राम की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे हम लोग बढ़ते हैं, पहले बोर्ड को मिटा दिया जाए। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, then 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। ध्यान से सुनना क्या क्या बोला है। कह रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड तो बनता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 ग्राम जब कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये क्वेश्चन ने कहा है हमसे। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड। कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा when 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब बोल रहा है, सेकेंड जो क्वेश्चन है हमारा उसमें पूछ रहा है
कि जब 3 ग्राम कार्बन रिएक्ट कर रहा है 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ तो कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, यही क्वेश्चन है हमारा। एक बात बताओ, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें अगर दो चीज रिएक्ट कर रहे हैं, दो चीज, तो उसमें अगर हम किसी एक चीज का अमाउंट बढ़ाते चले जाए और एक का अमाउंट को हम बढ़ाए ही नहीं वैसे ही रखते चले जाए तो क्या होगा बताओ। जो प्रोडक्ट बनने वाला है उस प्रोडक्ट के अमाउंट में कोई फर्क पड़ेगा? अरे भाई, एक एलिमेंट का तुम अमाउंट बढ़ा रहे हो और दूसरे को फिक्स रखे हुए हो, क्या रिएक्शन अकेले कर लेगा वो, कि दूसरे को भी बढ़ना पड़ेगा ना। तो मैक्सिमम 3 ग्राम, ध्यान से सुनना, 3 ग्राम कार्बन अगर 8 ग्राम मैक्सिमम ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट कर सकता है और 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है, तो यहां पे कार्बन तो 3 ग्राम ही है और 3 ग्राम कार्बन हम जानते हैं कि 8 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है, तो यहां पे हम ऑक्सीजन 50 ग्राम कर दे चाहे 50,000 ग्राम कर दे, क्या ही फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि 3 ग्राम कार्बन तो मैक्सिमम 8 ग्राम के साथ ही जुड़ सकता है, 80 ग्राम के साथ तो जुड़ नहीं सकता है। तो आप एक सब्सटेंस के अमाउंट को कितना भी क्यों ना बढ़ाते रह जाओ, क्यों? क्योंकि यहां पे बन तो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ही। और जैसा कि हम लोगों ने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में पढ़ा था कि अगर हमारा कंपाउंड जो है वो फिक्स है तो उसमें मौजूद जितने भी सब्सटेंस होते हैं उन सभी का जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा। तो 3 ग्राम के साथ 50 ग्राम ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो बना तो कार्बन डाइऑक्साइड ही रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में रेशियो तो फिक्स है ना भाई, 3:8। कितना है? 3:8 फिक्स है। तो यहां भी तो वही ना होगा, 3:8, यानी कि 11 ग्राम ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। लेकिन अब ध्यान से सुनना, चूंकि यहां पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा था इसीलिए यहां पे 42 ग्राम ऑक्सीजन जो हो जाएगा वो बचा हुआ रह जाएगा, अनरिएक्टेड रह जाएगा। क्लियर हो रहा है? यानी कि अगर इसके हम अमाउंट को कितना भी बढ़ाते क्यों ना चले जाए, लेकिन अगर यहां कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है तो याद रखना इसका रेशियो हमेशा फिक्स होगा। जैसे 3:8 यहां पे था, 11 ग्राम बना, तो यहां पे भी 3:8 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि कंपाउंड नहीं ना बदला है। हाँ, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड रहता या कोई और कंपाउंड बन गया हुआ रहता तो वहां पे क्या होता, अमाउंट बदल भी सकता था, लेकिन यहां पे तो फिक्स था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाना है। तो इसका मतलब ये हुआ भैया कि 3:8 में ही रहने वाला है। तो अगर हमने कार्बन को 3 ग्राम ही रहने दिया और ऑक्सीजन को कितना भी क्यों ना बढ़ा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, 11 ग्राम ही आएगा। जैसे अगर हमने यहाँ पे 3 ग्राम कार्बन को रखा और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 5 kg ऑक्सीजन को रख दे रहे हैं। कितना? 5 kg, मतलब 5000 ग्राम जो है ऑक्सीजन हम रख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, 11 ग्राम ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो उसका रेशियो तो फिक्स होता है ना। 3 ग्राम 5 kg भले ही आपने ऑक्सीजन रख दिया हो, लेकिन 3 ग्राम तो 8 ग्राम के साथ ही रिएक्ट करने वाला है ना, 5 kg से तो रिएक्ट करेगा नहीं। क्लियर है? तो ये था हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन। बोला है एक कंपाउंड है जो ऑक्सीजन और बोरॉन से बना हुआ है और उसका मास जो है वो 0.24 ग्राम है। ध्यान से सुनना, उस कंपाउंड का टोटल मास है। was found by analysis to contain 0.096 of boron and 0.144 of oxygen। ध्यान से सुनना, एक कंपाउंड है बोरॉन और ऑक्सीजन से बना हुआ। इस क्वेश्चन को समझो, 4 नंबर जो भी मैं बताने जा रहा हूं। द कंपाउंड इज मेड ऑफ बोरॉन एंड ऑक्सीजन। ये कंपाउंड किस चीज से बना हुआ है? बोरॉन और ऑक्सीजन से बना हुआ है और मास ऑफ कंपाउंड दे दिए हुआ है, मास ऑफ कंपाउंड दे चुका है। कितना मास है इसका? मास ऑफ कंपाउंड जो है वो कितना है? 0.24 ग्राम है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि इसमें दो चीज है, कंपाउंड में बोरॉन और ऑक्सीजन है, तो मास ऑफ बोरॉन भी दिए हुआ है, मास ऑफ बोरॉन दिए हुआ है। कितना है? 0.096 ग्राम बोरॉन का है और ऑक्सीजन जो है उसका भी दिए हुआ है। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 0.144 ग्राम है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय मास।
क्या पूछा है? परसेंटेज कंपोजिशन। तो सिंपल है, हमसे ये नहीं ना पूछा है कि बोरन का बताओ कि ऑक्सीजन का, कंपाउंड का पूछा है, मतलब दोनों का बता देंगे हम। सिंपल है। तो परसेंटेज कंपोजिशन में क्या करना रहता है आपको पता ही है, अभी मैंने बताया भी था कि टोटल मास नीचे लेना पड़ता है कंपाउंड का, और जिस एलिमेंट का आपको परसेंटेज कंपोजिशन, जैसे याद करो ना, वाटर के केस में हमने परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाला था, कितना आया था? 2 ग्राम, यानी कि जिसका निकाल रहे हैं उसका मास ऊपर, टोटल का मास नीचे, इंटू 100 कर देंगे। सिंपल सा बात है। तो यहां पे हम वही तो करने वाले हैं। तो मास ऑफ कंपाउंड हमको तो मालूम है 0.24 ग्राम। तो अगर हम परसेंटेज ऑफ बोरन निकालने जाएंगे इन दैट कंपाउंड, उस कंपाउंड में अगर बोरन का हम परसेंटेज निकालने जाएंगे तो क्या करेंगे? हम बोरन का मास ऊपर ले लेंगे 0.096 ग्राम, और नीचे क्या कर देंगे? 0.24 ग्राम टोटल का मास इंटू 100 कर देंगे। जो भी आंसर आएगा उतना परसेंटेज आप लोगों लिख लेना। इतना तो कर ही सकते हो ना। अब अगर हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन दैट कंपाउंड, इस कंपाउंड में अगर हमें, ओहो लाइट चली गई, ठीक है लाइट तो है नहीं, तो चलो ऐसे ही करते हैं। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द कंपाउंड, इन दैट कंपाउंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन का मास लेना होगा हमें। कितना होगा? ऑक्सीजन का मास कितना है? 0.144 ग्राम डिवाइडेड बाय 0.24 ग्राम, है ना, इनटू 100 कर देंगे। तो ये हमारा इससे किसका परसेंटेज आ जाएगा? ऑफ कोर्स ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है ना। तो हमने देखा कि इस कंपाउंड में परसेंटेज दोनों का हमने निकाल लिया, और यही हमसे क्वेश्चन में कह रहा था। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 5 नंबर क्वेश्चन। अ सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान से सुनना, बोल रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट का एक सैंपल है, हैज कैल्शियम 40%, कार्बन 12% एंड ऑक्सीजन 48%। बोला है कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो सैंपल है उसमें कैल्शियम की मात्रा 40% होती है, कार्बन 12% होता है, और ऑक्सीजन जो है वो 48% होता है। यहां तक हमसे क्वेश्चन ने कह दिया, हिंट दे दिया है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है इफ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज ट्रू, हमसे चैलेंज कर रहा है, कह रहा है कि वाकई में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन नाम का कोई चीज होता है, तो बताओ कि 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का कितना अमाउंट होगा। अरे भाई हम कैल्शियम का ही क्यों, सबका अमाउंट निकालेंगे, कोई बात नहीं है। हमने बोला, हमने देखा, हमने क्वेश्चन में देखा 5 नंबर क्वेश्चन में कि हमसे क्या वो बोल रहा था। बोल रहा था कि कैल्शियम कार्बोनेट नाम के एक कंपाउंड में जो कैल्शियम होता है वो 40% होता है ना, कार्बन जो होता है वो 12% होता है, और ऑक्सीजन जो होता है वो 48% होता है। यहां तक ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन में कह दिया। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन नाम का कोई चीज होता है तो बताओ कि 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में, 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का कितना मास होगा। अरे भाई हम कैल्शियम का ही क्यों, सबका मास निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, 5 ग्राम क्या है इसका? मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी कि मास ऑफ कंपाउंड तो हमको मालूम ही है कितना है, 5 ग्राम है। यानी कि जितना भी कंपाउंड होता है कैल्शियम कार्बोनेट का उसमें 40% हमारा कैल्शियम होगा। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, हम निकालना चाहते हैं किसका मास? कैल्शियम का। मास ऑफ कैल्शियम इन 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हमसे यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का कितना मास होगा। तो सिंपल सी बात है, 40% होता है ना, तो 40/100 इंटू 5 ग्राम कर देंगे, सिंपल। तो क्या हो गया यहाँ पे, 0 से 0 कट गया, 5 से 10 2 बार में, और 2 से 4 कितने बार में हो गया, 2 ग्राम। यानी कि उस 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में 2 ग्राम हमारा कैल्शियम होगा। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हम चाहे तो यहाँ पे मास ऑफ कार्बन भी निकाल लेंगे इन 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट में क्या रहता है, 12% कार्बन होता है, तो 12/100 हो जाएगा, इनटू कितना हो जाएगा, 5 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 से 20 बार में आप इसको कट कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 और 12, तो 4 3 12 और 4 5 20, यानी कि 0.6 ग्राम कार्बन हो जाएगा। ध्यान से सुनना, 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में 2 ग्राम कैल्शियम और 0.6 ग्राम क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि ऑक्सीजन कितना होगा। तो जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन तो 48% होता है, ऑक्सीजन कितना होता है, 48% होता है। तो अब हम लोग ऑक्सीजन का भी अमाउंट निकाल देंगे। तो मास ऑफ ऑक्सीजन इन 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू कितना होता है,
48% कितना में, 5 ग्राम में। तो 5 से 20 टाइम्स में ये कटेगा और ये कितना हो जाएगा, 4 से अगर मैं काटूं तो कितने बार में कटेगा, 12 टाइम्स में, और ये 5 टाइम्स में। तो 5 से 12 कितने टाइम्स में कट जाएगा, 2.4 ग्राम। यानी कि हमने ये जाना कि 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में 2 ग्राम होता है कैल्शियम का और कार्बन का होता है 0.6 ग्राम और 2.4 ग्राम ऑक्सीजन का होता है। देखा कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। आप लोग भी क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व जरूर करना। अगर क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पीडीएफ देने के लिए बोलना, मैं दे दूंगा, ठीक है ना। उस पर बनाना पड़ेगा, उसके लिए भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 78 ग्राम 78 ग्राम सैंपल ऑफ एन अननोन कंपाउंड। एक अननोन कंपाउंड है, ठीक है ना, एक अननोन कंपाउंड है, लेकिन उसका मास जो है वो 78 ग्राम दिए हुआ है। ध्यान से सुनना। तो कह रहा है अ सैंपल ऑफ 78 ग्राम सैंपल ऑफ एन अननोन कंपाउंड कंटेन्स 12.4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि उस अननोन कंपाउंड का हमको क्या दिए हुआ है, मास दिए हुआ है। क्या दिए हुआ है, मास दिए हुआ है। और उसमें बोला है कि जाहिर सी बात है हाइड्रोजन भी है उसके अंदर। यानी कि मास ऑफ कंपाउंड हमको मालूम है इस क्वेश्चन में, मास ऑफ कंपाउंड मालूम है हमको इस क्वेश्चन में कितना है, 78 ग्राम है। और मास ऑफ हाइड्रोजन जो मौजूद है इसमें वो भी हमको मालूम है। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 12.4 ग्राम है इस कंपाउंड के अंदर। अब पूछ रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ हाइड्रोजन इन दैट कंपाउंड। सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन का परसेंटेज पूछ रहा है। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन दैट कंपाउंड बराबर क्या हो जाएगा, इन दैट कंपाउंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सोचो उस कंपाउंड में कितना हाइड्रोजन है, 12.4 ग्राम है। और उस टोटल कंपाउंड का वेट कितना है, 78 ग्राम है। इंटू 100 कर दो बराबर डॉट डॉट डॉट, जो भी परसेंटेज आएगा उतना तो निकाल ही सकते हो ना। तो ये था हमारा 6 नंबर लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्लियर है। तो उम्मीद है ये वीडियो में आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट, हमारे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है। काफी ज्यादा गर्मी है इसीलिए मैं छोड़ दे रहा हूं इस लेक्चर को यहीं पे। अच्छा, तो जो भी कुछ हम लोगों ने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में पढ़ा है वो क्या था कि एक कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है उसमें जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उन सारे के रेशियो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, है ना। ये पढ़ा है, कंपोजिशन फिक्स होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, इस लॉ को ना जब आइसोटोप की डिस्कवरी हुई तब जाकर के इस लॉ में थोड़ा सा चेंजिंग करने की जरूरत पड़ी। जनरली अभी तक हम लोग जान रहे थे कि एक एलिमेंट के एक ही तरह के एटम होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एग्जांपल में कार्बन एलिमेंट को ही ले लो तो कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 होते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात के, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में बता रहा हूं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के, उसको जरा ध्यान से सुनना। फर्स्ट नंबर है द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप हाउएवर लीड टू द स्लाइट मॉडिफिकेशन इन दिस लॉ। यानी कि इस लॉ को जब दिया गया था उस समय आइसोटोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी, लेकिन जब आइसोटोप की डिस्कवरी हुई तब इस लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ी। अब ऐसा क्यों हुआ तो उसको समझो। आइसोटोप वो होता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास डिफरेंट होता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। और आइसोटोप का जो होता है मास तो अलग अलग होता है। तो सोचो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में मान लो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनना है, लेकिन उसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि C12 वाला आइसोटोप जो है यहाँ पे देखो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के बनने में कार्बन तो कोई भी हो सकता है ना, 12 वाला और 14 वाला भी हो सकता है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड के प्रिपरेशन में C12 आइसोटोप का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि C12 आइसोटोप अगर बनाया है फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, देन द रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन विल भी क्या हो जाएगा, कार्बन का कौन सा आइसोटोप यूज किए हो 12 ग्राम वाला, और ऑक्सीजन का हो जाएगा 32 ग्राम। यानी कि इसका कितना आएगा रेशियो, 3:8 आएगा, 3:8। अब ध्यान से सुनना, इस कार्बन डाइऑक्साइड के प्रिपरेशन में कार्बन 12 वाला आइसोटोप यूज हुआ है। अगर यहीं पे कार्बन 14 वाला आइसोटोप अगर यूज होता, अगर कार्बन 14 वाला आइसोटोप यूज करता क्या बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए, तब जो कार्बन का और ऑक्सीजन का रेशियो होता वो कितना आता, 14:32। यानी कि 7 कितना हो जाता, 16 हो जाता। कितना हो जाता, 7:16। तो हमने कहा था कि अगर कोई कंपाउंड है तो देखो, तो कंपाउंड तो है ही, तो इसका रेशियो तो फिक्स होना चाहिए था, लेकिन फिक्स है क्या, नहीं। इसीलिए मैंने बोला कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत पड़ी। कब, जब आइसोटोप का डिस्कवरी हुआ, क्योंकि इस लॉ ने कहा था कि अगर कंपाउंड सेम है तो उसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। लेकिन देखो तो बदल गया कि नहीं बदल गया रेशियो। तो क्यों बदला,
क्योंकि इस कंपाउंड के प्रिपरेशन में C12 वाला आइसोटोप यूज हुआ है, जबकि इस कंपाउंड के यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के प्रिपरेशन में ही दो डिफरेंट आइसोटोप ने जब पार्टिसिपेट किया तो अलग अलग रेशियो में कंबाइन हुआ। जबकि उसने बोला था कि कार्बन डाइऑक्साइड है तो भाई 3:8 में ही होगा, तो यहाँ पे 7:16 कहां से आ गया? समझ पा रहे हो ना क्या हो रहा है यहाँ पे? तो ये था फर्स्ट नंबर मॉडिफिकेशन। अब जो सेकेंड नंबर मॉडिफिकेशन है, कह रहा है कि उसने कहा था, ये जो हमारा लॉ था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसका ये कहना था कि जब भी कोई एलिमेंट फिक्स रेशियो में जुड़ता है तो एक ही कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। समझ पा रहे हो? एक कंपाउंड में मौजूद जितने भी डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं उन सभी का जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है, यानी कि वो एक ही कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन अभी मैं बताता हूं, कुछ ध्यान से सुनना, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ रिएक्शंस के कंडीशन बदल जाए, तो अगर कोई सब्सटेंस का रेशियो फिक्स भी है तो भी कंपाउंड चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के एक कंपाउंड बनता है। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइन होने से 12:3:8 के रेशियो में अगर ये कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ता है तो हमने कहा था कि एक ही कंपाउंड बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पे बनता है दो तरह के कंपाउंड, एक बनता है C2H5OH जिसका नाम है इथाइल अल्कोहल, और इसी को हम लोग लिखते हैं CH3OCH3। देखो तो इसका फॉर्मूला देखो क्या है, C2H6, देख लो C2H6 और O है, और इसका भी फॉर्मूला क्या है, C2H6 और O है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर रिएक्शन का कंडीशन, इसमें देख लो, इस कंपाउंड में भी कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो इतना ही है। देख लो ना, कार्बन कितना है, 2 कार्बन है तो 24 ग्राम हो गया, हाइड्रोजन 5 और 1 6 है तो 6 ग्राम हो गया, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है, 16 ग्राम हो गया। तो 2 से अगर कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 12, 3 और 8 आ जाएगा। तो 12, 3 और 8 के रेशियो में इथाइल अल्कोहल भी बना, और इसको हम लोग बोलते हैं डाई मिथाइल ईथर। क्या? ईथर। तो ये है अल्कोहल और ये है ईथर। अब इसका भी देख लो उतना ही होगा। कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 2 है तो 24 ग्राम हो गया, 24 ग्राम हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6 तो 6 ग्राम हो गया, और ऑक्सीजन 1 है मतलब 16 ग्राम हो गया। तो कितने टाइम्स में कटेगा, 12:3:8 के रेशियो में। तो हमने देखा कि इस कंपाउंड में जो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है उसका रेशियो 12:3:8 है, और इस कंपाउंड में भी, इथाइल अल्कोहल में भी, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 12:3:8 है। तो हमने ये देखा कि जब, ध्यान से सुनना, जब सेम एलिमेंट हो और सेम कंपोजिशन हो, उस समय भी मल्टीपल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है रिएक्शन के कंडीशन पे। और इसने क्या कहा था कि अगर एक कंपाउंड है तो उसी का केवल रेशियो फिक्स होगा, डिफरेंट कंपाउंड का रेशियो कभी भी फिक्स नहीं हो सकता है। लेकिन देखो तो डिफरेंट कंपाउंड का रेशियो सेम है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो बस यही दो पॉइंट है जो कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में मॉडिफाई करने की जरूरत है। हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसके अगले लॉ के बारे में पढ़ेंगे, और वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन। जय हिंद, वंदे मातरम।